स्वागत करता हूँ इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स। तो दोस्तों अभी तक हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया है। हमने देखा है कि किस तरीके से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल के उनके रूट्स निकाल सकते हैं, जिसको हम जीरोस भी कहते हैं। तो दोस्तों उसी क्रम में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आगे बढ़ाएंगे। हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हैं इनको सोल्व करने के। तो आज का सबसे पहला मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा दोस्तों, दो इक्वेशन हमें दी हुई होगी। तो पहली इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू x के टर्म में निकालेंगे और उस y के वैल्यू को हम दूसरी इक्वेशन में रखेंगे, जिससे मुझे सेकंड इक्वेशन में ओनली सिंगल वेरिएबल बचेगा विच इज x। ऐसा ही हम y के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर हमने सपोज y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली और सेकंड इक्वेशन में अगर हम रख देते हैं तो इससे हम x के लिए सॉल्व करेंगे और फिर हम इसी तरीके से y के वैल्यू निकाल के और हमें x और y का सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी हुई है। सो पहली इक्वेशन है, इसमें मेरे पास लेट से मैं a नाम दे देता हूँ इसको। 7x minus 15y is equal to 2 is the first equation and second equation is x plus 2y is equal to 3, राइट। तो मेरे पास ये बेसिकली दो इक्वेशन दी हुई है। अब हम क्या करेंगे, पहली इक्वेशन से y की वैल्यू निकालेंगे। देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम माइनस 15y लिखेंगे, x को उधर ले जाएंगे तो 2 माइनस 7x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसको क्या करते हैं, इसको ये माइनस पता अच्छा नहीं लग रहा देखने में, मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो 15y माइनस माइनस प्लस हो गया इक्वल टू 7x माइनस 2 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब 15 को दोनों साइड इक्वेशन को 15 से डिवाइड कर देंगे, जिससे मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y कितना आ गया, 7x माइनस 2 अपॉन 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। तो x प्लस 2 इंटू y की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से 7x माइनस 2 अपॉन 15 इज इक्वल टू 3। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि नीचे 15 का डिवाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15x प्लस 2, 15 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 15 कैंसिल हो जाएगा। 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 15 इंटू 3 इज 45। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे ब्रैकेट को। 7 इंटू 2 इज 14x माइनस 4 इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से 14 प्लस 15 29x हो गया विच इज इक्वल टू, अब ये उधर जाएगा तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गई x की वैल्यू 49/29। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है क्या। अब x की वैल्यू में पता चल गया, हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y क्या है 7x माइनस 2 अपॉन 15। ठीक है, 7x की वैल्यू कितनी है 49/29 माइनस 2 अपॉन 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब 49 इंटू 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 9 63 3 6 एंड देन 28 34 343 माइनस 58 अपॉन 29 इंटू 15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या, क्लियर है यहाँ तक। अब इसको अगर माइनस करते हैं तो 43 285 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 15। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और इसको सिंप्लीफाई करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इजीली इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने देखा कैसे हम x और y की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। तो मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या किया हमने। दो इक्वेशन हमें दी हुई थी और हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी, राइट। तो उसके लिए हमने क्या किया, y की वैल्यू हमने x के टर्म्स में निकाली। तो y की वैल्यू क्या आ गई 7x माइनस 2/15। अब इस y की वैल्यू को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया। तो यहाँ से मेरा सब पूरा का पूरा इक्वेशन x और कांस्टेंट में आ गया। तो मैंने कांस्टेंट को एक साइड रख लिया, x को एक साइड रख लिया और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू यहाँ पे हमने इक्वेशन में रख दी, तो ये मुझे y की वैल्यू मिल गई। क्लियर है क्या यहाँ तक। एक चीज और देखते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा था। अभी तक हमने पढ़े थे 3 तरीके के सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन और डिपेंडेंट पेयर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था आपको, अगर a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2, अगर ऐसा है तो मेरी इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैसे होंगे।
सुपर इम्पोज सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और आपस में कोइंसिडेंट लाइंस होगी, राइट। तो ऐसा दिख रहा है क्या 7/1 इक्वल टू -15/2 तो इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। अब ये इक्वल नहीं है तो न तो ये पैरेलल लाइन से, ठीक है, पैरेलल लाइन की कंडीशन थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2, तो न तो ये पैरेलल लाइन है और इक्वल नहीं है, इसलिए मेरी कोइंसिडेंट लाइन भी नहीं हो सकती। तो इसका मतलब इन लाइंस के इक्वेशन से मुझे एक ना एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जैसा कि मुझे मिल रहा है, राइट। तो यहां से हम रिलेट कर सकते हैं इजीली। तो आई थिंक यहां तक क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो दोस्तों, इसमें हम देखते हैं एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं। तो इनको हमें कंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ सॉल्यूशन और डिपेंडेंट पेयर ऑफ वेरिएबल्स के साथ भी रिलेट करके चलना है ताकि हमें आगे कोई भी परेशानी ना आए। इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, x + y = 14 है और यहाँ पे दूसरा है x - y = 14 है, ठीक है, क्लियर है क्या, ठीक है। कैसे करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y = 14 - x, y की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई है, इसको मैंने इक्वेशन 3 बोल दिया, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे, तो x माइनस y की वैल्यू कितनी है 14 - x = 14, तो यहाँ से x - 14 + x ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे इक्वल टू 14। अब ये -14 को उधर ले जाएंगे, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 2x = 14 + 14 28, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। यहाँ तक क्लियर है क्या, x की वैल्यू 14 आ गई, x की वैल्यू में यहाँ वाली इक्वेशन में रख देता हूँ, तो 14 - 14 कितना हो गई 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 0, ठीक है, क्लियर है क्या। अब दोबारा से हम देखते हैं जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया था डिपेंडेंट पेयर ऑफ वेरिएबल्स का। अभी इसमें a1/a2 कितना आ जाएगा, इसमें 1/1, जिसमें b1/b2 क्या है 1/-1 और c1/c2 कितना है 14/14 = 1/1। अब इसमें a1/a2 ≠ b1/b2 है, इसका मतलब ना तो ये कोइंसिडेंट लाइन है और ना ही ये पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब इनका ये इंटरसेक्ट करेगी, इनका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और वो ही यूनिक सॉल्यूशन हमें मिला है, ठीक है, क्लियर है क्या। तो इजीली हम रिलेट कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं हम। रैशनल अभी हमने देखे, अब एक इरेशनल नंबर का भी एक एग्जांपल लेते हैं। √2x + √3y = 0 एक इक्वेशन दी हुई है और √3x माइनस में अगर मैं बात करूं तो -√8y = 0 ये वैल्यू दी हुई है क्या, ठीक है। अब ये थोड़ा सा इससे डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। अगेन हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूशन मेथड, y की वैल्यू x में लिख देंगे √3x 3y = -√2x, ठीक है, √3 से डिवाइड कर देंगे तो -√2/√3 × x, यहां से y की वैल्यू आ गई क्या। अब सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू रख देते हैं, आसान है क्या, √3x -√8 × y की वैल्यू कितनी है -√2/√3, ठीक है, =0, यहां से निकाल सकते हैं क्या, आसान है क्या, ठीक है। सो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस लिख दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो दोस्तों √3x = ये माइनस उस साइड ले जाते हैं, वेरिएबल एक साइड रख लेते हैं और नॉन वेरिएबल या कांस्टेंट हम एक साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √8 है, √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों 2 × 2 × 2 राइट। तो जब भी ऐसे √8 है और ये पेयर कॉमन मिल गया तो एक 2 को मैं बाहर निकाल सकता हूँ क्या, into √2, तो मैं 8 को इजीली 2 √2 लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं 8 को 2 √2 × √2/√3 लिख लेता हूँ, तो अब क्या होगा माइनस √2 2 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, डिवाइडेड बाय √3 और √3 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ गया 3 आ गया, तो x की वैल्यू -4/3 आ सकती है क्या, बिल्कुल आसान है। अब x की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो y के साथ और x के साथ क्या रिलेशन है, y = -√2/√3 × x है, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो -4/3 वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो y = -√2/√3 × x की वैल्यू कितनी है -4/3। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो गया क्या, ठीक है। तो ये 4√2/3√3 ये y की वैल्यू आ गई है, ठीक है।
अब एक काम और करते हैं, अब मुझे नहीं पता कि ये इक्वेशन ये x की वैल्यू और y की वैल्यू सही है या नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने एक सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, या जिसको हम जीरो भी बोलते हैं या जिसको हम रूट भी बोलते हैं, तो वो उस इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं x और y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूं तो इसको ये जीरो कर देगा, ठीक है, ये बेसिक फंडा क्लियर है। तो अब क्या करते हैं, हम x और y की वैल्यूज को एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सॉल्यूशन सही है या नहीं है, ठीक है, कर सकते हैं। तो √2 x की वैल्यू क्या है मेरे पास दोस्तों, -4/3 प्लस √3, और y की वैल्यू कितनी है, 4√2/3√3, ठीक है, क्लियर है क्या, इक्वल टू 0। अब ये अगर 0 हो गया तो इसका मतलब मैंने जो सॉल्यूशन निकाला है x और y का वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा, -4√2/3 और प्लस में 4√2/3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब माइनस और माइनस प्लस कैंसिल हो गया तो ये 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब मेरा x और y का सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक। दोबारा से एक बार इसको रिलेट करके चलते हैं A1 कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट पेयर ऑफ वेरिएबल्स की तरफ से, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन को 20 तरीके से करके देखेंगे कि कैसे हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या यहाँ तक। अब हमें निकालना है कि इन सपोज ये क्वेश्चन नहीं होता मेरे पास, दूसरा क्वेश्चन होता है, इसको दूसरे तरीके से मैं करता हूँ। सपोज हमें निकालना होता कि क्या ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या डिपेंडेंट पेयर ऑफ वेरिएबल है, या इनके सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैंने आपको इजीली पहले एक ग्राफ टेबल बताई थी, वो टेबल आपको याद करनी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब a1/a2 निकालेंगे सबसे पहले, √2/√3 a1/a2, और अगर b1/b2 √3/√8 विद माइनस साइन। अब यहाँ पे क्या a1/a2 b1/b2 बराबर है, नहीं है, न तो वैल्यू बराबर है न साइन बराबर है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब ये अगर बराबर नहीं है तो न तो ये लीनियर, न तो ये पैरेलल इक्वेशन है और ना ही ये सुपर इम्पोज इक्वेशन है जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर है क्या, तो इसका मतलब इनकी यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्यूशन बात करेंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, और हमें यूनिक सॉल्यूशन ही मिले हैं, क्लियर है क्या। तो आई थिंक सब्स्टिट्यूशन मेथड में मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने इरेशनल मेथड, इरेशनल नंबर्स के साथ भी सॉल्यूशन देखा, रैशनल नंबर के साथ भी देखा, तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो नटशेल में मैं क्या कह सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में, कि हमें पहली इक्वेशन में y की वैल्यू x के टर्म्स में निकालनी है, दूसरी इक्वेशन में रख देनी है, और एक इक्वेशन है जिसको मैथमेटिकली सॉल्व कर लेना है, x और y की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। और इसको हमने साथ में देखा कि कैसे हम कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट काइंड ऑफ सॉल्यूशंस में भी हम इसको रिलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है क्या। सेकंड हम देखते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या है, हम दो इक्वेशन को, देखो मेरे पास दो इक्वेशन दी हुई होगी, हमें क्या करना है, उनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक वेरिएबल गायब हो जाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमने क्या किया, y को x में डाल दिया ताकि मुझे जो सोल्व करना था वो एक वेरिएबल था। तो इसमें भी हम सिमिलर मेथड ही यूज कर रहे हैं बेसिकली, अगर फंडा देखा जाए तो, कि हम इसमें एक वेरिएबल को गायब कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि एक वेरिएबल गायब हो जाए दोनों इक्वेशन से, तो मेरे एक वेरिएबल बचेगा, उसको मैं सोल्व कर दूंगा। कैसे, डायरेक्ट एग्जांपल के थ्रू ही देखते हैं, ठीक है। एक मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिखता हूं, 9x माइनस में अगर मैं बात करूं तो 4y इज इक्वल टू 2000 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, 2000 दिया, ठीक है, ये लिख लेते हैं। और 7x माइनस 3y इज इक्वल टू मुझे दिया हुआ है 2000, ठीक है। अब हमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, हमें ये देखना है इसको कैसे हम वो कर दें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके, मल्टीप्लिकेशन करके एक वेरिएबल गायब करना है। अब देखो अभी तो कोई भी वेरिएबल ऐसा नहीं लग रहा है जिसको डायरेक्ट ऐड या सब्ट्रैक्शन से गायब हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो y को गायब करते हैं, तो y को गायब करने के लिए सपोज मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 × 3 12। नीचे वाली इक्वेशन में भी बराबर कोफिशिएंट बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखो दोनों के दोनों माइनस में वेरिएबल, इसका मतलब मुझे एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा दूसरी में से, ठीक है।
तो अभी पहली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास थर्ड इक्वेशन कौन सी आएगी, 9 3 27, 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 4 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000। क्लियर है क्या? अब इसमें से फोर्थ इक्वेशन में से थर्ड को माइनस कर देते हैं। 28 माइनस 27x माइनस 12y प्लस 12y 0 इज इक्वल टू 8 माइनस 6 2000। x की वैल्यू 2000 आ गई क्या? आसान है क्या? x की वैल्यू 2000 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू यहां पे रख देता हूं। तो 7x माइनस 3 into 2000 इज इक्वल टू 2000। ठीक है, 7x बराबर 8000। ठीक है, 3 दूनी 6 और 2 8000। तो x कितना आ गया, 7 से डिवाइड लग जाएगा, 8000 by 7। अच्छा सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है, राइट। तो 7 into 2000 माइनस 3y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 14000 इसको इधर ले आते हैं, माइनस 2000 इज इक्वल टू 3y। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 12000 डिवाइडेड बाय 3 4000। तो y कितना आ गया, 4000। x 2000 y 4000। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं। कैसे निकाला हमने, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मेरे पास इक्वेशन 1 दी हुई है, दूसरी इक्वेशन 2 दी हुई है। अब क्या करना है, मुझे ये देखना है कि एक वेरिएबल को गायब करना है मुझे। ठीक है, क्लियर है क्या? एक वेरिएबल को कैसे गायब कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सपोज मैंने y सेलेक्ट कर लिया, तो y को इसका कोफिशिएंट मुझे 12 बनाना पड़ेगा, और इसको तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले कोफिशिएंट बराबर करना है, जिसको हमें एलिमिनेट करना है उसको कोफिशिएंट बराबर करना पड़ेगा। और फिर हमें देखना है कि इसको प्लस करके, एडिशन करके या सब्ट्रैक्शन करके हम उस वेरिएबल को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमने देखा इस कंडीशन में दोनों माइनस थे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करूंगा तो ये तो ऐड हो जाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। तो जब सेम साइन है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, अगर अपोजिट साइन है तो फिर हम ऐड कर सकते हैं, कोफिशिएंट इक्वल बना के। तो इस तरीके से y को हमने एलिमिनेट कर दिया, x का सॉल्यूशन आ गया, और फिर x की वैल्यू रख के y की वैल्यू निकाल ली। तो क्लियर है क्या, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एक छोटा सा सॉल्यूशन, एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं, और फिर हम एलिमिनेशन मेथड को कंक्लूड करेंगे यहाँ पे। ठीक है कि नहीं? तो एक और देख लेते हैं, x plus y is equal to 10 है और x minus y is equal to 12 है। ठीक है, अब देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड आसान है। इसके कोफिशिएंट इक्वल है क्या, यस इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। अब इसके साइन अपोजिट है क्या, अपोजिट है, इसका मतलब ऐड करूंगा तो गायब हो जाएंगे क्या, एक वेरिएबल, यस हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देता हूं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों को ऐड करने पे क्या गया, x plus x 2x, y minus y कितना हो गया 0 इज इक्वल टू 10 plus 12 22। तो x कितना आ गया 11। ठीक है, क्लियर है क्या? x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डाल देता हूं, तो क्या आ जाएगा, 11 plus y इज इक्वल टू 10 है, तो y minus 1 आ गया। तो x और y दोनों की वैल्यू मुझे मिल गई। क्लियर है क्या? तो इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा, और दोस्तों हमने यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड देखा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड और है, जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के नाम से कहते हैं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो अगर हमें दो इक्वेशन दी हुई और हमें इनका सॉल्यूशन निकालना है, तो किसी भी मेथड को हम यूज करके इजीली हम इनके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको भी आई थिंक साफ कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको थोड़ा कलरफुल बना देते हैं। सब्स्टिट्यूट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फंडा समझते हैं। तो एक सबसे पहले मैं एक जनरल लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट मैंने बताया था आपको, a1x plus b1y plus c1 equal to 0 है। ठीक है, अब दूसरा मेरे पास क्या है, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 है। ठीक है, इसको जनरल फॉर्म में मैं एक बार इंडिकेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा था, एलिमिनेशन मेथड। अब इन दोनों इक्वेशन में अगर मुझे y को एलिमिनेट करना है तो कोफिशिएंट बराबर बनाना पड़ेगा, करेक्ट। तो पहली इक्वेशन में अगर मैं बात करूं तो y का कोफिशिएंट कितना है, b1 है। दूसरी इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना है, b2 है।
तो अगर मैं पहली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या बन जाएगा कोफिशिएंट b1 b2, और अगर मैं दूसरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो भी कोफिशिएंट b1 b2 बन जाएगा। तो हेंस अगर मैं पहली इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोफिशिएंट बराबर बन जाएंगे, ठीक है। अब कोफिशिएंट जैसे ही बराबर बन गए, मैं क्या करूंगा, इनको सेम साइन है, सेम साइन तो मुझे माइनस करना पड़ेगा, अगर अपोजिट साइन होते तो मुझे ऐड करना होता। तो क्या करूंगा मैं, एडिंग या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, माइनस कर देंगे। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या जाएगा a1 b2x, और सब्ट्रैक्शन है तो माइनस a2 b1x, ठीक है, प्लस c1 b2 माइनस c2 b1 इक्वल टू 0, ठीक है। और y का तो कोफिशिएंट वैसे ही हम माइनस हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेते हैं, तो a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं, तो c2 b1 माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन, और माइनस c1 b2, ठीक है, क्लियर है क्या। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। इसका मतलब अगर मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला से वैल्यू निकालनी है सॉल्यूशन की, तो इन पैरामीटर्स की वैल्यू मैं इक्वेशन इसमें रखूंगा, फॉर्मूला में इजीली मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, ठीक है। ये x के लिए हो गया। अब निकालते हैं y की वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे, तो a1 मल्टीप्लाई बाय c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है कि नहीं, प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट है, और c1 कांस्टेंट है, तो दोनों को दूसरे साइड ले जाते हैं और फिर इसको सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो b1 y को एज इट इज इधर रख लिया हमने, उसको उधर ले जाते हैं माइनस c1, इसको उधर ले जाते हैं माइनस a1 c2 b1 माइनस c1 b2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है, क्लियर है क्या। अब एक काम करते हैं, माइनस को प्लस बना लेते हैं, तो इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ये सपोज यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस ही रहने देते हैं, काम करते हैं, ठीक है, सिंपलीफाई करते हैं, a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने, एलसीएम ले लिया तो ये c1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोफिशिएंट क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस a1 b2 c1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, प्लस भी a2 b1 c1, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, माइनस a1 c2 b1, प्लस में क्या बन जाएगा a1 c1 b2, ठीक है, क्लियर है क्या। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, माइनस a1 b2 c1 माइनस a1 b2 c1, ये और ये कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। क्या बच गया, a2 b1 c1 माइनस a1 c2 b1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब यहाँ पे b1 कॉमन है क्या दोनों में, तो b1 बाहर निकाल लेते हैं, तो a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, बाहर आ गया मेरा b1, इधर भी b1 और y है, ठीक है। अब दोनों साइड मेरा b1 लिखा हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, b1 से b1 को कैंसिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, a2 c1 माइनस a1 c2 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला से हम इजीली इनको याद रख सकते हैं और हम इसको इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब कई जगह क्या है कि इसको पहले दिया हुआ होता है, तो ऊपर नीचे अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसको माइनस से, इससे माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। माइनस बाहर निकाल लिया मैंने, तो a1 c2 माइनस a2 c1, नीचे से भी माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस में क्या आ जाएगा a2 b1 माइनस a1 b2, ठीक है। कैसे निकाला, जो माइनस बाहर निकाला तो ये प्लस हो गया और ये वाला माइनस हो गया, अगर इसको खोलते हैं तो ये मिलेगा हमें। अब माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 डिवाइडेड बाय b1 a2 माइनस a1 b2, ठीक है। तो x और y की वैल्यू फॉर्मूला के टर्म्स में मिल गई है, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, तो डायरेक्टली हम फॉर्मूला में रख के x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है क्या। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और x माइनस वाई
अच्छा इसी फॉर्मेट में रखते हैं, ठीक है। +2 इज इक्वल टू 0, +1 इक्वल टू 0, ये क्लियर है। यहाँ पे a1 और b1 की वैल्यू यहाँ पे देखो, a1 1, b1 1, c1 2, a2 1, b2 -1, c2 1, ठीक है। अब x की वैल्यू निकालते हैं, तो इसमें फॉर्मूला में a1 b1 c1 सबकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो x क्या आ गया यहाँ से, c2 इज 2, b1 कितना है 1, माइनस c1 कितना है, c1 कितना है, दोबारा देखते हैं कि गलती ना हो जाए। c2 कितना है 1, b1 कितना है 1, माइनस c1 कितना है 2, b2 कितना है -1, ठीक है। डिवाइडेड बाय a1 कितना है 1, b2 कितना है -1, माइनस a2 कितना है 1, b1 कितना है 1, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया, ये 2 + 1 3 हो गया, डिवाइडेड बाय -1 और -1 -2 -3/2, ठीक है। क्लियर है क्या? ये x की वैल्यू होगी। अब y की वैल्यू इस तरीके से निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, a1 c2 a2 c1 डिवाइडेड बाय a2 b1 a1 b2। a1 की वैल्यू क्या है यहाँ से 1, c2 की वैल्यू क्या है वहां से 1, माइनस a2 की वैल्यू क्या है 1, मल्टीप्लाई c1 की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। डिवाइडेड बाय a1 की वैल्यू क्या है, सॉरी इक्वेशन कहां है हमारी, ये a2 की वैल्यू क्या है यहां से 1, b1 की वैल्यू क्या है यहां से 1, माइनस a1 की वैल्यू क्या है यहां से 1, b2 की वैल्यू क्या है यहां से -1। तो 1 - 2 -1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 तो कितना बाय 2 -1/2, ठीक है। तो y की वैल्यू -1/2 और x की वैल्यू -3/2 आ रही है, क्लियर है क्या? अब इसको एक बार वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो वेरीफाई कैसे करते हैं, एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख दो, अगर 0 है तो ठीक है, x + y + 2 है तो x की वैल्यू कितनी है -12, y की वैल्यू कितनी है -3/2 + 2 = 0 होना चाहिए। -12 और -3/2 कितना हो गया -2 और ये +2 है, तो ये माइनस और 2 और +2 कैंसिल हो गए, 0 बन रहा है, क्या बन रहा है। इसका मतलब हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की वैल्यू निकाली और उसको एलिमिनेशन मेथड से और या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वेरीफाई करके देख सकते हैं कि क्या गलत तो नहीं निकाल रहे हैं, गलत तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है क्या, यहां से क्लियर है क्या, ठीक है। आई थिंक ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इजीली हमें ये फॉर्मूला याद रखना है ताकि अगर हमें पूछा जाता है हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं, और फॉर्मूला भी याद रखना है ताकि हमें एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्यूशन निकालना आ गया है, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आ गया है और हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी आ गया है। अब मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये आप एनसीईआरटी से भी डिराइव कर सकते। अभी हमने जो डिराइव किया है वो एनसीईआरटी में भी एज इट इज दिया हुआ है, x/b1c2 - b2c1 equal to y divided by c1a2 - c2a1, c1a2 - c2a1 is equal to 1/a1b2 - a2b1, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम एक रिप्रेजेंटेशन रख सकते हैं और सेम टू सेम इसको उधर ले जाएंगे तो सेम फॉर्मूला मिल जाएगा जो हमने भी x और y के लिए कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसको याद कैसे रखना है, ठीक है, क्लियर है क्या? तो एक मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, छोटा सा ट्रिक है, b1 b2 लिख लो, c1 c2 लिख लो, a1 a2 लिख लो, और ठीक है ये लिख लिया आपने, उसके बाद फिर से b1 b2 लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, फॉर्मूला मेथड क्या है, इस तीर को नीचे फिर ऊपर, फिर तीर को एरो को नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, ठीक है। तो याद रखने का तरीका क्या हुआ, x अपॉन b1, इससे ये एरो c2 की तरफ जा रहा है तो क्या लिख देंगे b1 c2, माइनस ये एरो c1 की तरफ जा रहा है तो माइनस b2 c1 इक्वल टू y डिवाइडेड बाय, अब यहां से क्या आ रहा है c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, क्लियर है क्या? इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, अब यहां तक आ गए तो a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम इजीली याद रख सकते हैं, बस आपको ये वाला याद रखना है कि वो ऑर्डर जो है वो b1 b2 से स्टार्ट होगा और b1 b2 का ही एंड होगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से एरो बना के इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, दिस इज वेरी इजी ट्रिक, ठीक है।
क्लियर है क्या? अब इस पे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, वो देख लेते हैं। देखो एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 46, और यहाँ पे एक और दिया हुआ है 3x प्लस 5y 3x प्लस 5y